नमस्कार। आज हम इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प और उलझी हुई पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर राजपूतों की असली जड़ें कहाँ थीं। तो कहानी शुरू होती है 647 ईस्वी में सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद। सोचिए, उत्तर भारत में एक बड़ा पावर वैक्यूम बन गया और इसी माहौल में अगले लगभग 550 सालों में एक नए योद्धा वर्ग ने अपनी पहचान बनाई। ये थे राजपूत, जो क्षत्रिय धर्म को मानते थे, यानी भारत का प्राचीन शासक और योद्धा वर्ग। लेकिन सवाल ये है कि ये राजपूत असल में थे कौन। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इतिहासकारों को उलझा रखा है। इसके जवाब में हमें पौराणिक कहानियों से लेकर गहरी स्कॉलरली रिसर्च तक सब कुछ मिलता है। तो ठीक है, चलिए इस जांच में और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कहानी की जो सबसे ज्यादा मशहूर है और सबसे ज्यादा नाटकीय भी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें देवता हैं, राक्षस हैं और माउंट आबू पर जलाई गई एक पवित्र अग्नि है। ये कहानी हमें मिलती है पृथ्वीराज रासो में, जिसे लिखा था दरबारी कवि चंद बरदाई ने। उनके मुताबिक जब धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया तो ऋषि वशिष्ठ ने धर्म की रक्षा के लिए, मतलब सही और नैतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, एक यज्ञ किया और उसी यज्ञ की अग्नि यानी अग्निकुंड से 4 महान योद्धा कुलों को पैदा किया। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जो बात इस थ्योरी को दिलचस्प बनाती है वो है पोएटिक कहानियों और असल ऐतिहासिक सबूतों के बीच का टकराव। आप देखिए, एक तरफ तो पृथ्वीराज रासो हैं और दूसरी तरफ हैं इन कुलों के खुद के शिलालेख, और वो शिलालेख एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं, सौर और चंद्रवंश की। तो फिर सच क्या है? देखिए, आज के ज्यादातर इतिहासकार जैसे डॉक्टर G.S.H. ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा इस अग्निकुंड वाली कहानी को एक काव्यात्मक कल्पना मानते हैं, ऐतिहासिक सच नहीं। उनका मानना है कि ये कहानी असल में एक प्रतीक हो सकती है, एक तरह के शुद्धिकरण की रस्म का, जिसके जरिए शायद उस दौर के बौद्ध धर्म को मानने वाले या फिर स्थानीय कबीलाई योद्धाओं जैसे अलग अलग समूहों को क्षत्रिय समाज का हिस्सा बनाया गया। तो अग्निकुंड की कहानी के बाद अब जरा दूसरे सुरागों पर नजर डालते हैं। यहाँ विद्वानों ने 2 बिल्कुल अलग-अलग थ्योरीज पेश की। एक का कहना है कि राजपूतों की जड़ें भारत के बाहर थीं और दूसरी का कहना है कि वो यहाँ के सर्वोच्च पुरोहित वर्ग से आए थे। विदेशी मूल वाली थ्योरी खास तौर पर ब्रिटिश राज के दौरान काफी पॉपुलर हुई। कर्नल जेम्स टॉड जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों का तर्क था कि राजपूत शक या हूण जैसे विदेशी हमलावरों के वंशज हैं। अब जाहिर है, ये सोच उस समय की ब्रिटिश मानसिकता से भी मेल खाती थी, जो ये साबित करना चाहती थी कि भारत पर तो हमेशा से बाहरी ताकतों का ही राज रहा है। और मजे की बात यह है कि उन्होंने इन विदेशियों के भारतीय समाज में शामिल होने की प्रक्रिया को भी उसी अग्निकुंड की कहानी से जोड़ा। लेकिन इस विदेशी मूल वाली थ्योरी को जोरदार चुनौती दी भारतीय इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। उन्होंने साफ कहा कि घोड़े और हथियारों की पूजा जैसी जो रस्में हैं वो कोई विदेशी सबूत नहीं है, बल्कि ये परंपराएं तो महाभारत जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलती हैं और ये पुराने क्षत्रिय रिवाजों का ही हिस्सा हैं। चलिए अब एक और बिल्कुल अलग एंगल देखते हैं। ये थियरी दी थी डॉक्टर भंडारकर जैसे स्कॉलर्स ने, और ये राजपूतों की जड़ों को ब्राह्मण वर्ण से जोड़ती है। जी हाँ, समाज का वो वर्ग जो पारंपरिक रूप से पुजारियों और विद्वानों का था। और इसके लिए वो हवा में बात नहीं करते, बल्कि कई शिलालेखों का सबूत देते हैं जो ये दिखाते हैं कि कुछ बड़े राजपूत कुल असल में पहले ब्राह्मण थे, जिन्होंने बाद में योद्धा की भूमिका अपना ली। तो अब तक हमने अग्निकुंड, विदेशी मूल और ब्राह्मण मूल की बात की। अब हम आते हैं एक तीसरी बड़ी थ्योरी पर। ये थ्योरी विदेशी और ब्राह्मण दोनों ही कनेक्शन को नकारती है और एक सीधे अटूट भारतीय वंश की बात करती है। इस विचार के सबसे बड़े पैरोकार थे डॉक्टर G.S.H. ओझा और C.V. वैद्य। उनका तर्क बहुत ही सीधा और साफ था कि राजपूत कोई नए या बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, वो तो बस वैदिक आर्यों के प्राचीन क्षत्रिय वर्ण की ही एक निरंतरता है। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए कई सबूत भी हैं, जैसे कि यज्ञ और शस्त्र पूजा जैसी परंपराएं जिनका जिक्र वेदों में भी मिलता है। इसके अलावा कई शाही शिलालेख जैसे हर्षनाथ और आबू के चौहान और गुहिल जैसे कुलों को सीधे सीधे महाकाव्यों के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी नायकों से जोड़ते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से राजपूत भारत के प्राचीन योद्धा परंपरा की ही एक अटूट कड़ी थे। तो अब देखिए, हमारे पास क्या है।
एक तरफ पौराणिक कहानी है, दूसरी तरफ विदेशी मूल का सिद्धांत और तीसरी तरफ शुद्ध भारतीय वंश का दावा, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तो फिर इसे सुलझाएं कैसे? यहीं पर आती है वो थ्योरी जिसे आज ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं। डीपी चट्टोपाध्याय जैसे इतिहासकारों ने एक सिंथेसिस थियरी दी जो इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ पिरोती है। उनका कहना था कि राजपूत कोई एक नस्ल या वंश नहीं, बल्कि एक तरह की मिलीजुली पहचान है। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। ये पहचान शायद अलग अलग समूहों के मेल से बनी। इसमें कुछ वंश प्राचीन क्षत्रियों के हैं, कुछ उन विदेशी योद्धाओं के जो यहीं बस गए, तो कुछ ब्राह्मण या फिर भील और मीणा जैसे स्थानीय आदिवासी कुलों से हैं जो समय के साथ ताकतवर बन गए। तो असल में सबसे अहम बात यही है कि शायद इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। ये जो मिश्रित मूल वाली थ्योरी है, यही सबसे ज़्यादा लॉजिकल लगती है। क्यों? क्योंकि यही वो अकेली थ्योरी है जो उन सभी अलग अलग और एक दूसरे को काटते हुए सबूतों को एक साथ समझा पाती है। तो हमने सारे सबूत देख लिए, सारी थ्योरीज पर बात कर ली, लेकिन क्या हो अगर हम शुरू से ही गलत सवाल पूछ रहे हों? इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो ये सुझाव देते हैं कि हमें अपना ध्यान उनके रहस्यमयी जन्म से हटाकर इतिहास पर उनके जबरदस्त असर पर लगाना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि शायद ये उतना मायने नहीं रखता कि वो आए कहाँ से थे, बल्कि ये ज्यादा मायने रखता है कि उन्होंने किया क्या है, अपने कामों से, अपने बलिदानों से और सदियों तक भारतीय संस्कृति और उसकी आज़ादी की रक्षा करके वो असल में प्राचीन क्षत्रिय धर्म के सच्चे वारिस बने। और यहीं पर हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या किसी की विरासत उसकी उत्पत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? शायद किसी भी समूह की असली पहचान उन जड़ों से नहीं बनती जिनका वो दावा करते हैं, बल्कि उस इतिहास से बनती है जिसे वो खुद बनाते हैं।